आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे G20 समिट के लिए पीएम मोदी का 3 रोज़ा जनूबी अफ्रीका दौरा। पीएम मोदी का क्या है एजेंडा। तो नाजरीन, G20 समिट के लिए पीएम मोदी जनूबी अफ्रीका में है और इस समिट का थीम है यकजहती, मसावात, पायदारी, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। और ये पहली बार है कि G20 समिट अफ्रीका में हो रही है। पीएम मोदी इस समिट में 3 सेशंस में शिरकत करेंगे, जिनमें इक़्तिसादी तरक्की, माहौलियाती इस्तेहकाम और मसनूई जहानत पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो भारत का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, जो वासुदेव कुटुंबकम, एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तक़बिल की भारतीय विजन से हम आहंग है। इस समिट के दौरान वज़ीर आज़म मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे और भारत ब्राज़ील जनूबी अफ्रीका इजलास में भी शरीक होंगे। तो जनूबी अफ्रीका ने G20 समिट में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के भारतीय इक़दाम को तारीख़ी करार दिया। इस समिट में दीगर अहम मौज़ूआत में तिजारती तरक्की, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई की मुनसिफाना मुंतकली, खाने के निज़ाम यानी और मसनूई जहानत AI जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इस समिट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग नहीं होंगे। तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं निपुण अलमबैन साहब, जो कि ग्लोबल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, और शिवाजी सरकार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से G20 समिट अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने का भारत का कितनी और क्यों अहम है? क्या इस कदम से अफ्रीका की जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है वो बढ़ती हुई अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है? शिवाजी जी, आप सवाल दोहराएंगे प्लीज? जी, ये जानना चाहेंगे कि G20 समिट में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना भारत का कितना और क्यों अहम है, कितना बड़ा कदम है ये? देखिए, G20 के जो बेसिक्स हैं उसको अगर आप देखें, शायद भारत उस मानकों में नहीं आता है, उन स्टैंडर्ड्स में भारत का सच उसमें नहीं आता है। पर भारत के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है, उन सारी चीजों को अगर आप देखें तो जो कई बड़े मुल्क हैं इसके बराबर हो जाता। ये तो हुई एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात जी। के अलावा अगर आप देखें हिंदुस्तान का जो अहमियत रही है, आज पहली बार नया नहीं है कोई। हिंदुस्तान की एक जो पॉलिटिकल अहमियत रही है इंटरनेशनल एरिना में, वो जमाने से रही है। आज कोई पहली बार ऐसा नहीं रहा है। आपको ख्याल हो, ये नैम का मूवमेंट था, नॉन अलायंस मूवमेंट, वो हिंदुस्तान, यूगोस्लाविया और इजिप्ट, ये 3 बड़े मुल्क थे जो उस बड़े मूवमेंट को चलाते थे। और भारत की आवाज जो है, तब भी जो बड़े मुल्क थे, अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड भी बड़ा मुल्क होता था, ये सब भी जो है भारत की आवाज को वजन देते थे जी। तो G20 का जो सिस्टम आया है उसमें देखिए बेसिकली G7 है। इसमें जो 7 बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, ये सारे जो इस तरह के जो बड़े मुल्क हैं, वो जो है उसके बाद उन 7 मुल्कों ने ये समझा कि हमारे जो है उनके जो खास तिजारत वगैरह जो होती है वो ये जो 20 खास मुल्क हैं उनमें होती है। पिछला जो हिंदुस्तान में जो 2023 में जो G20 हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया है जी। तो इस तरह से जो है अफ्रीका के मुल्क भी जो है, और बल्कि उन्होंने पूरा अफ्रीका को एक यूनिट मान के पूरा अफ्रीका को G20 में शामिल किया, ये भी किया। तो भारत का जो है, हिंदुस्तान का एक अलग अहमियत हर वक्त रही है। और इस वजह से हिंदुस्तान जो है, जो बड़े मुल्क है हिंदुस्तान के, वो खास तवज्जो देते हैं जी। और हिंदुस्तान जो है, पिछले अगर आपको याद हो जी, यहाँ जब आए तो अमेरिकी राष्ट्रपति भी आए थे,
और रूस इस के बार नहीं है। राष्ट्रपति भी आए थे। तो इस वक्त तो रूस के राष्ट्रपति वहां गए नहीं, हम्म। पर भारत के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो वहां पहुंचे। जी बिल्कुल। निपुण जी एक चीज़ जानना चाहूँगा यहाँ पर, क्या साउथ अफ्रीका का जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसकी इस भारत की इस कदम से क्या उसकी इकोनॉमिकल ग्लोबल जो इकोनॉमिक है वो बढ़ती हुई अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत ने उसको जगह दी है, और भारत का क्या फ़ायदा इसमें? बात करते हैं तो G20 एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो भारत की बढ़ती भूमिका को ऑटोमेटिकली शो करता है। अभी मुझसे पहले जो बता रहे थे शिवाजी जी, बिल्कुल सही बता भी रहे थे जी। लेकिन G20 जो है वो विकसित और विकासशील जो देश हैं उन दोनों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और विकासशील देश कौन से? जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। हाँ। तो G7 होता तो केवल विकसित देश का होता। जी। G20 होने का मतलब यही है कि विकसित और विकासशील दोनों देश, जो उभरती हुई इकोनॉमी है, उसका एक संगठन। जी। और जिस प्रकार से भारत ने ग्लोबल साउथ की अपनी दावेदारी को जो मजबूत किया, और वो मजबूती हमें पिछली बार दिखाई दी जब G20 का समिट हुआ, कि जब अफ्रीकन यूनियन को 54 देशों को हमने एक साथ G20 के समिट में यानी G20 में शामिल कराया। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये था कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और आपका जो एशिया है, उसमें निर्विरोध जो एक जंग थी चीन और भारत के बीच में लीडरशिप की, कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन होगा, भारत ने वहां पर साबित किया कि भारत की डिप्लोमेसी में दम है, और भारत जो है चीन से कई गुना आगे है डिप्लोमेसी के मैटर में। जी सर, इस बार अमेरिका और चीन नहीं है जी। क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, देखिए फर्क तो पड़ेगा। अब देखिए हम चीन की बात करें तो चीन तो इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिफीट पार्टी की तरह देखता है। और अमेरिका, देखिए अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर जो हाल के दिनों में चल रहा है अमेरिका, मैं बार बार कहता है इस बात को आया हूँ जी, हम उस अमेरिका के सामने आज है, या दुनिया उस अमेरिका को देख रही है जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और बहुत तीव्र गति से चाह रहा है कि मैं अपना जो हेटेरोनॉर्मल स्टेटस है उसको प्राप्त करूं, उसको बनाए रखो। और उसको बनाए रखने के लिए वो ये अनेकों प्रकार के स्टेप्स ले रहा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए आज वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसी कंट्री की है तो वो केवल भारत की है। यानी कि हम 7% के आसपास, कभी 6.5, कभी 6.6, यानी कि 7% के आसपास हम मेंटेन करके चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारत की ऊर्जा की आवश्यकताएं भी ज्यादा है क्योंकि बड़ी आबादी है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और 2047 का हम सपना देख रहे हैं। अफ्रीका एक पूरा ऐसा कॉन्टिनेंटल है कि जहां पर अभी तक हम देखें कि आपका किसी तरीके से इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो अभी नहीं हुआ है अफ्रीका के अंदर। आप सोचिए अगर हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की दावेदारी को मजबूत करते हुए G20 जैसे मंच पर अगर हम लोकेटेड होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं या हमारे बाजार का जो विविधीकरण हमें चाहिए दुनिया के लिए, दुनिया से, वो हमको प्राप्त होगा। वो मिल जाएगा। और अगर अमेरिका चीन इससे गायब होते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। मुझे लगता है उस वैक्यूम को पाटने का प्रयास भारत को बहुत मजबूती से करना चाहिए। जी जी। शिवाजी सरकार साहब, जिस तरह से सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी का जो थीम है वर्ल्ड लेवल पर, कैसे असरअंदाज होगा ये? क्या ये थीम वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बराबरी और मजबूती को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा? हर चीज ऐसे ही कामयाब नहीं हो जाती जी, पर जब एक गोल होता है, जैसे कि किसी भी कंपनी का जो एक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जी, ऑर्डर्स होते हैं, वो उसकी दिशा को तय करते हैं कि कैसे कंपनी को फंक्शनिंग करनी है। इसके साथ तमाम रूल्स वगैरह होते हैं और कानून होते हैं। तो ये जो गोल्स रखे जाते हैं ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, उसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ अपने ही नहीं, पूरे जो अपने ग्रुप है या पूरे वर्ल्ड का जो है तरक्की कैसे करना है, उसको सस्टेन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम तय करना। और आपका कहना है कि क्या सारी चीजें हो जाती है? एक साथ सारी चीजें नहीं होती है, पर लगातार हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस हो, जितने भी आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो,
इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जी G7 हो, G20 हो, सबका जो उद्देश्य है वो यही है कि विश्व की जो प्रगति है वो लगातार होती रहे। हम्म सस्टेनेबल का मतलब है कि एक सदैव तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहे। तो G20 का भी वही उद्देश्य है, जी पर उसमें ये कहना है कि सब बराबरी से एक साथ बढ़ते हैं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा। उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, उसमें भी डिस्पैरिटीज होती है, उसमें भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, ये जी। सारी चीजें होती हैं। इसीलिए जो हर बार जो मीटिंग्स होती हैं उसमें इन्हीं सारी चीजों पर बात करके जहां जहां परेशानियां आती हैं, जी या क्या आप कह सकते हैं कि आम जनों की भाषा में जब अड़ंगे आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा समस्या होती है। और उसको इन सारी बातों में बराबरी से समस्या को समाधान किया जाता है। तो ये लगातार ये बातचीत का जो तरीका है उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि सारी दुनिया के मुल्क जो हैं बेसिक उसका एम है कि एक ही लेवल पर आ जाए और कहीं भी किसी भी तरह की ना गरीबी रहे, ना परेशानी रहे, ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहे। तो ये G20 का भी उद्देश्य यही है कि जितने भी इनके मेंबर्स हैं हर कोई तरक्की करे, और उसका बेसिक मुद्दा ये है कि जब हर कोई तरक्की करेगा जी तो जो भी बड़े मुल्क हैं जो विकसित है उनको भी लगातार आगे बढ़ना है, तो उनके भी विकास होगा। तो विकास का सिलसिला जो है ऐसा नहीं है कि एक बार विकास होने के बाद वो रुक जाता है, वो चलता रहता है। बिल्कुल। तो विकास के उस चलना के उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, इन सारी चीजों के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है जी। और मुल्क के जो तमाम अलग अलग जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले कोई आगे बढ़ जाता है। कोई भी मुल्क का एक हिस्सा आगे बढ़ता है तो दूसरा अगर नहीं बढ़ता है तो मुल्क का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उस पर असर आता जी। तो हिंदुस्तान जो है जो G20 में जाता है, आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री जब भी जो भी जाता है तो सर्वत यही कहते हैं कि भारत के तो ठीक है इतना ग्रोथ हो रहा है, तो कई ऐसी समस्याएं आ रही है जिससे कि विश्व की प्रगति रुक रही है। तो वो सारी प्रगति जो है एक तरीके से एक ढंग से होती रहे और सब जगह जो किसी के लिए कोई परेशानी ना हो, ये बातें सारी बार होती है। आज ये प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है उसका भी मतलब यही है कि हमारा जो है उद्देश्य यही है कि भारत हो या अन्य मुल्क हो, वो लगातार जो है एक साथ सहयोग करें, साथ रहें और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी होती रही। बिल्कुल। निपुण जी, पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के विजन का पूरी दुनिया को किस तरह से पैगाम जाएगा? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम पीएम मोदी बोलते आए हैं और ये हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ अयम निज प्रवृत्ति वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी कल्चर का है और हमारी कल्चर का मैसेज तो बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग दे रहे हैं। जयशंकर जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, मैं उससे इस विचार को जोड़ूंगा जी। उन्होंने एक बात कही थी कि हम केवल विश्व गुरु की बात नहीं करते हैं और हम विश्व मित्र की भी बात करते हैं। विश्व मित्र जी, विश्व मित्र का कॉन्सेप्ट जब उन्होंने दिया और गुरु और विश्व मित्र दोनों के अंतर को स्पष्ट किया। देखिए, गुरु होता है दिशा देने वाला। हाँ। दुनिया ने कहा कि आप दिशा देंगे क्या? आप मूर्ख हैं जो हमें दिशा देंगे? तो हमने कहा नहीं, आप मूर्ख नहीं है भाई, हम मूर्खता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मैसेज दे रहे हैं जो सदियों से हम दुनिया को देते आए, वो है शांति का। जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूएनओ जाते हैं, यूएनओ जाके बोलते हैं कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। हाँ। तो भारत को शांति की, पीस की बात करते हुए और एक मित्र की भूमिका की तरह विश्व में सामने जाता है। हम रशिया से भी मिलते हैं, हम यूक्रेन से भी मिलते हैं, हम इजराइल से भी बात करते हैं, हम पैलेस्टाइन से भी बात करते हैं, यानी कि हम मित्र सबके हैं। तो जो वो मैसेजिंग है कि हम एक विश्व में, और केवल ये नहीं, आप चाहे कोविड के संकट की हम बात करें तब भी भारत बढ़ चढ़कर, अब देखिए अमेरिका जिसको जो बोलता है कि आई एम द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, वो उस समय पूरी दुनिया की मदद के लिए कहीं भी नहीं था, बल्कि अपने डोमेस्टिक एरेना में क्या था, वो डिस्टर्ब था जहां पर उसमें मौतें हो रही थी। इधर चीन कहता है कि अब मैं होजोनोमस बनूंगा। चीन जो है अपने देश के अंदर डाइवर्सिटी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पूरे चीन के लोगों कहता है कि एक जैसे हो जाओ, सब धर्म भूलकर तुम केवल चाइनीज बनो, एथिस्ट
अतिष्ठ बनो। तो सर भारत यानी का कि ग्लोबल जो विस्तार को- विजन है, ग्लोबल विजन के है तहत अगर हम बात करें तो कि अदर कंट्रीज की पॉलिसीज में तब्दीली की अपेक्षा की जाए इस प्लेटफॉर्म से? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए डेमोक्रेटिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब भारत तो हमेशा अपील करता है कि वर्ल्ड के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जितने बेटर डेमोक्रेटिक होंगे उतने ही बेटर क्या होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। और डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेसी कहती है वाद विवाद और संवाद। हाँ। तो ये एक मंच ऐसा देता है जहां पर विकसित और विकासशील देश बैठकर आपस में डिस्कशन करते हैं। कुछ मुद्दों पर सहमति बनती है, कुछ मुद्दों पर असहमति बनती है। और मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ऐसा मंच ही ना हो जहां पर सहमति और असहमति रखने की जगह ना हो, हाँ। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें जी। तो उनके होने का बड़ा कारण ये माना जाता है कि वर्ल्ड के पास में कोई इस प्रकार के डायस नहीं थे, मंच नहीं थे कि जहां पर बैठकर वो क्या कर सके, विचार विमर्श कर सके। तो आज दुनिया के पास में G20 ऐसा समिट है जहां पर विकसित और विकासशील देश आपस में बैठकर, चाहे बार्गेनिंग कह लीजिए, कुछ मुद्दों पर सहमति कह लीजिए, कम से कम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि भारत उसमें जो एक ग्लोबल साउथ है, जिसको हम विकासशील या अल्प विकसित देश बोलते हैं, भारत ने कई बार बोला, आपको याद होगा जब हमारे पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे, वहां के पीएम मोदी के पैर छुए थे, तो पीएम मोदी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि भारत जो है ग्लोबल साउथ, और वो भी जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज की वजह से जिनको ये खतरा हो रहा है कि कल को हम समुद्र में या पानी में समा जाएंगे, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। हाँ। तो आप सोचिए कि G20 के मुद्दे मंच पर हम केवल आर्थिक बात ही नहीं करते हैं, हम इस तरह के इश्यूज के भी डिस्कशंस करते हैं। हाँ। तो ये जो मंच है निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है और हम अपने बहुत अच्छे प्रदर्शन पे करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, दुनिया में एक मैसेज देते हैं और उस मैसेज का इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। शिवाजी सरकार साहब, मौजूदा जो जियोपॉलिटिक्स है उसको जहन में रखते हुए क्या लगता है कि इस बार की G20 मीटिंग वर्ल्ड लेवल पर प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए माहौल बन रहा है? देखिए, सारी प्रैक्टिकलिटीज जो है उसके लिए माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, अभी भी कोशिश की जा रही है। पर उसके बावजूद यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उस पर G20 चाहता है कि उस सौदों पर हो नहीं रहा। अब ये जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि पुतिन के सामने अमेरिका ने एक मसौदा रखा है जिसमें कि रूस और यूक्रेन के बीच में सुलह कैसे हो इसके बारे में बातचीत। पर ये अगर होता है, देखिए G20 के जो मुल्क हैं, खास 7 मुल्कों को छोड़कर, और हिंदुस्तान उनमें से थोड़ा सा आगे जो बढ़ा हुआ है, बाकी कई मुल्क ऐसे हैं जो काफी छोटे हैं जी। पर वो भी जब इसमें शामिल होते हैं, वो भी जब एक साथ बैठते हैं और इस सारी चीजों की बात करते हैं जी। आज अगर रूस और यूक्रेन का मसला हल हो जाता है तो उस आप ये समझ लीजिए कि जो सैंक्शंस का जो रेजिम एक चल रहा है, अमेरिका जो चला रहा है, वो रेजिम भी खत्म होने लगता है। और वो जब खत्म होने लगता है तो देश की और इंटरनेशनल लेवल पे जो है जो तरक्की जो है वो एक अलग तरीके से फिर हो सकती है जी। इस वक्त जो है जिस तरह से अमेरिका की टैरिफ हर मुल्क पे लगी हुई है, उससे जो है इतनी बातचीत कामयाब के ढंग से हो सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, हो पाएगी बिल्कुल। पर G20 में अभी वो चीजें हो पाएगी या नहीं अभी पता नहीं है। जब तक फाइनल इसका ड्राफ्ट आएगा, जो इसका कंक्लूडिंग सेशन के बाद कंक्लूड कर सकेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इसमें कितनी कामयाबी हमें निकल कर आया है। बिल्कुल निपुण जी, और एक चीज जानना चाहेंगे, ट्रंप नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, तो क्या इनकी गैर मौजूदगी, इनका न होना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक तनाव को बढ़ा सकती है क्या? देखिए, अमेरिका और चीन का ना होना, एक तो मैं इसको हास्यप्रद कहूँ क्या कहूँ, देखिए ये तो अमेरिका चीन तो ये कह रहे थे कि हम G2 बनाएंगे और आपस में मिलकर हम क्या करेंगे, काम करेंगे और पूरे वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, लीडरशिप देंगे। आज वो इस तरह के समिट में अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। और वैक्यूम क्या क्रिएट कर रहे हैं कि चाहे वहां पर आपका फ्रांस हो,
ऑस्ट्रेलिया हो या अदर और कंट्री जितने भी, जर्मनी है, इस तरह के जो कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर क्या करें, अपनी भूमिका को बड़ा करें, इनके जो नेता बड़ी भूमिका को वो करें, या आप G20 का जो एक कद है उसको आप कहीं ना कहीं डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड में आपने जो प्रश्न किया, जियो पॉलिटिक्स, बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स बहुत कुछ बदलती हुई दिख रही है पूरी दुनिया को। हाँ। आप देखिए कि जिस प्रकार से हम देखें, जो नाटो एक अलायंस हुआ करता था, तो मतलब मैं उसको अलायंस कहता ही हूँ कि वो अलायंस था, वहां भी आपको बहुत सारी चीजें, यानी कि वहाँ आर्टिकल 4 एक्टिवेट हो चुका है, वो किसके दबाव में हुआ, फ्रांस ब्रिटेन अपनी और ताकत को इंक्रीज, अब देखिए सब देशों ने, अपने यूरोप के देशों ने अपने डिफेंस बजट बढ़ा दिए। हाँ। तो ये जो चीजें हो रही हैं लगातार, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं कि वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रह गया है, इसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि चीन का ना होना तो भारत के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह से है। हाँ। और कहीं ना कहीं भारत अपनी लीडरशिप को, पीएम मोदी का वहां पर जाना, अपने आप को दावत की और भी है। मैं कहीं ना कहीं बात देखता हूँ कि जब एक विश्वसनीयता की बात होती है जी। तो अमेरिका चीन की बजाय लोग जो है वो भारत को पसंद करते हैं। आपको याद होगा जो क्वाड की समिट में जो बाइडेन आने को मना कर दिया था, लेकिन पीएम मोदी क्या थे, क्वाड की मीटिंग को करने के लिए गए थे। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक विश्वसनीयता दिखाई देती है कि भारत जो है वो अगर कोई कमिटमेंट करता है या कोई चीज लेकर चलता है तो उससे पीछे नहीं हटता है। और जो ये कमिटमेंट वाली बात होती है, दुनिया को रास आती है। आज भले ही कुछ देश कह सकते हैं आलोचना, लेकिन ये बात लोग पसंद करते हैं कि नहीं, जो कहा था वो किया। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं सेंटर में रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी और शिवाजी सरकार साहब इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल G20 समिट का इनकाद जनूबी अफ्रीका में एक तारीखी लम्हा है और आलमी मसाइल पर G20 समिट में भारत का एक अहम किरदार है। जब ये समिट कंप्लीट होगी तो पूरी दुनिया को क्या पैगाम मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।